नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के 6वें लेक्चर की तरफ आ गए हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, पिछले 5 लेक्चर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा और इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो 2 है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, पहले ये हम लोग जान लें। पहली चीज़ ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो टेम्पररी इफेक्ट होता है और ये अटैकिंग रीजेंट के डिमांड पे आता है। अटैकिंग रीजेंट के डिमांड पे आता है और जैसे ही अटैकिंग रीजेंट हट जाता है या हटा लिया जाता है या रिएक्शन कंडीशन से हटा लिया जाता है, मॉलिक्यूल अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे हमने एक एल्कीन लिया है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, अटैकिंग रीजेंट के प्रेजेंस में। तो इलेक्ट्रॉन ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और अटैकिंग रीजेंट वही H+ पे जुड़ जाएगा, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर? पोलैरिटी इसमें भी देखिए, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस होता है, इसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन किसके डिमांड पे डिस्प्लेस होता है, अटैकिंग रिजेंट के डिमांड पे डिस्प्लेस होता है पाई इलेक्ट्रॉन। और जैसे अटैकिंग रिजेंट को हम हटाते हैं मॉलिक्यूल अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, इसलिए हम इसको टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। ये कैसा इफेक्ट होता है, टेम्पररी इफेक्ट, क्योंकि इफ रिएजेंट इज रिमूव्ड देन मॉलिक्यूल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, दैट मीन्स इट इज द एग्जांपल ऑफ टेम्पररी इफेक्ट। तो ये टेम्पररी इफेक्ट होता है और ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। जबकि हम लोगों ने इंडक्टिव के बारे में जो पढ़ा था वो वीक इफेक्ट था, मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था, रेजोनेंस भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कौन सा इन्वॉल्व होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बस अंतर क्या है, मीजोमेरिक में जो डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का वो कॉन्जुगेशन की वजह से होता है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का हम सबसे अच्छा एग्जांपल, हम लोग बचपन में छोटे थे, हम लोग तो ठंडी के समय में जब 4 बजे सुबह पिताजी जगा देते थे, रजाई में से हम लोग निकल के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते थे। कमरे में पिताजी बैठे रहते थे, अटैकिंग रीजेंट रहता था तो पढ़ाई बढ़िया से चलती थी। जैसे अटैकिंग रीजेंट यानी पिताजी कमरे से बाहर हुए, आप अपनी प्रारंभिक अवस्था में जैसे आप सो रहे थे वैसे फिर प्रारंभिक अवस्था में हो जाते हैं। तो ठंडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, मतलब ये जो दैनिक जीवन की घटनाओं से मैं इसको जोड़ रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है और ये अटैकिंग रीजेंट के डिमांड पे आता है। ठीक है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट से क्या जनरेट होगा, पोलैरिटी जनरेट होगी मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जनरेट होगी तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, like inductive and mesomeric effect, electromagnetic effect is also 2 types। यह भी 2 तरह का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कितने तरह का होता है, इंडक्टिव और मेसोमेरिक की तरह ये भी 2 तरह का होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। बेसिक डिफरेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब हम आई इफेक्ट की बात कर रहे थे, आई इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट की,
तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको याद है, जैसे सपोज करिए कि हमने CH3 CH2 Cl लिया, तो इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस हो रहा था, Cl की तरफ। इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। और किसी ग्रुप की तरफ जब डिस्प्लेस होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट। क्या कहते हैं हम, माइनस आई इफेक्ट। और जब ये माइनस आई इफेक्ट है तो ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इससे पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, और इसकी तरफ जा रहा है। वैसे ही एम इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, एम इफेक्ट की, तो एम इफेक्ट में भी देखिए, जैसे सपोज करिए कि हमने ये लिया NO2, ठीक, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है, इसलिए ये माइनस एम ग्रुप हो गया, और जब ये माइनस एम ग्रुप हो गया तो बेंजीन रिंग क्या हो गया, प्लस एम ग्रुप हो गया, ठीक है। तो आप मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ग्रुप या आइटम की तरफ जाती है तो माइनस इफेक्ट कहलाती है, और किसी ग्रुप या आइटम से दूर जाती है तो प्लस इफेक्ट कहलाता है। किसी ग्रुप या आइटम की तरफ आएगी तो माइनस, दूर जाएगी तो प्लस, किसमें, मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट में। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होने की जो वजह थी वो मॉलिक्यूल में ही मौजूद था। जैसे यहां इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट occurs due to presence of electronegative क्लोरीन एटम की वजह से यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई, डिस्प्लेस हो रहा है इधर, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट occurs ड्यू टू किसकी वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से। मीजोमेरिक आप जानते हैं, जब कॉन्जुगेशन रहता है तभी मीजोमेरिक होता है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन की वजह से हुआ। और दोनों चीजें ये इसी में मौजूद हैं, यहाँ कॉन्जुगेशन मौजूद है मॉलिक्यूल में, और यहाँ माइनस आई ग्रुप मौजूद है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मौजूद है। एक्चुअली ई इफेक्ट में क्या होता है, ई इफेक्ट में थोड़ा सा अंतर है, ये जस्ट इन दोनों के अपोजिट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है भाई, वो अटैकिंग रीजेंट की वजह से हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, अटैकिंग रीजेंट की वजह से, चाहे इधर चाहे उधर डिस्प्लेस हो रहा है। और अटैकिंग रीजेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अटैकिंग रीजेंट अटैक भी करेगा इस पे, ठीक। यहाँ किसकी वजह से हो रहा है, अटैकिंग रीजेंट की वजह से हो रहा है, इसलिए यहाँ हम जो प्लस और माइनस साइन डिनोट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे वो किसके रिलेशन में, अटैकिंग रीजेंट के रिलेशन में करेंगे। और इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट या डिस्प्लेस, शिफ्ट या हम कह सकते हैं डिस्प्लेस टूवर्ड्स अटैकिंग रीजेंट। अगर अटैकिंग रीजेंट की तरफ ये डिस्प्लेस हो रहा है तो ये कहलाता है प्लस ई इफेक्ट। उल्टा हो गया ना, यहां किसी ग्रुप या आइटम की तरफ हो रहा था तो माइनस इफेक्ट लग रहा था, यहाँ अटैकिंग रीजेंट, चूंकि यहाँ हम सबस्ट्रेट के हिसाब से दे रहे हैं और यहाँ हम किसके हिसाब से दे रहे हैं, रीजेंट के हिसाब से दे रहे हैं, तो नेचर बिल्कुल अलग हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर अटैकिंग रीजेंट की तरफ हो रहा है तो प्लस ई इफेक्ट, और अगर अटैकिंग रीजेंट से दूर हो रहा है तो माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। बात समझ में? तो यहाँ हम सबस्ट्रेट में मौजूद जो एटम या कॉन्जुगेशन था उसी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट चूंकि अटैकिंग रीजेंट के रिस्पेक्ट में हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है,
इसलिए हम उसके ही रिस्पेक्ट में हम प्लस और माइनस आई डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अटैकिंग रीजेंट के हिसाब से जो प्लस माइनस होगा वो सबस्ट्रेट के जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट अटैकिंग रीजेंट की तरफ हो रहा है तो प्लस ई इफेक्ट, और अगर उससे दूर हो रहा है तो माइनस ई इफेक्ट, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे हम लोग देखें आगे, जैसे देखिए हमने प्लस ई इफेक्ट लिया है, प्लस ई इफेक्ट polarity produced in a molecule, polarity produced in a molecule on the demand of attacking reagent due to displacement of pi electron towards attacking reagent is called plus E effect। यानी कि पोलरिटी जो प्रोड्यूस होगी, पोलरिटी अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस हो रही है किसके, ऑन द डिमांड ऑफ, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ऑन द डिमांड ऑफ रिएजेंट या अटैकिंग reagent due to displacement of pi electron towards attacking reagent is called plus E effect। जैसे इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्लस ई इफेक्ट। जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम दिखा दे रहे हैं, ये हमने एल्कीन लिया और इस पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा दिया। सपोज करिए हमने HBr का एडिशन कराया तो ये बन गया CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br हो गया, CH3 CH2 Br हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जब हम मैकेनिज्म दिखाएंगे, इसका मैकेनिज्म जब दिखाएंगे तो मैकेनिज्म में हम लोग ये कहते हैं कि पहले HBr को तोड़ दीजिए आप, HBr को हम तोड़ दिए H प्लस और Br माइनस में। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेप में CH2 एल्कीन पे H प्लस अटैक करता है। अब यहाँ H प्लस क्या है, H प्लस क्या है भाई, अटैकिंग रीजेंट है, ये अटैकिंग रीजेंट है, ये क्या है, अटैकिंग रीजेंट है। और ये अटैकिंग रीजेंट, अब देखिए इसके प्रेजेंस में जब ये टूटेगा तो ये इधर मान लीजिए टूट रहा है, कहीं भी आप कर सकते हैं, चाहे इधर कर सकते हैं चाहे इधर, दोनों बराबर है। तो इस पे माइनस आएगा तो H भी कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। तो आप देखिए पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, जिधर H जा रहा है उधर ही पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और उसकी वजह से CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा यहाँ, प्लस, और ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 क्या बन गया, कार्बो कैटायन बन गया, और फिर Br माइनस अटैक कर जाएगा इस पे, फिर CH3 CH2 Br बन जाएगा। तो यहाँ जो इफेक्ट हुआ इसी को हम क्या कहेंगे, प्लस ई इफेक्ट। ये क्या कहलाएगा, प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है जिधर अटैकिंग रीजन जा रहा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है जिधर अटैकिंग रीजन जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्लस ई इफेक्ट कहलाता है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, जैसे एक थोड़ा सा बात ये आती है कि भाई क्यों यहाँ पे H ही अटैक किया, क्यों Br माइनस क्यों नहीं अटैक करने गया, H क्यों अटैक किया, Br माइनस क्यों अटैक करने नहीं गया। तो इसका बहुत बेसिक सा डिफरेंस ये होता है, बेसिक सा, कि यह पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, पाई क्लाउड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है। तो जब पाई क्लाउड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज्यादा है तो इस पे कौन अटैक करेगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा तो इसका पाई क्लाउड Br माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखिए जो एल्कीन होगा वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बनाए थे ना, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए थे ना, ये पाई बॉन्डिंग होगा ऐसे ऐसे पूरा, और एक क्या होगा, ये पाई स्टार होगा, ये आपका पाई स्टार और ये आपका पाई बॉन्डिंग। अगर मान ली Br माइनस गया, Br माइनस के पास भी कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं भरे हुए, पूरे 3 लोन पेयर है। तो ये इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये भी ज्यादा, तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करने लगेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एल्कीन पे कौन अटैक करना प्रीफर करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना प्रीफर करता है, क्योंकि एल्कीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और उस पे हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज प्रेफरेंशियली जाना चाहेगा।
ठीक है, इसीलिए H प्लस पहले अटैक करता है और जब कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है तब जाके Br माइनस। तो ये जो अटैक हुआ, ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सभी जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे, सभी जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे एल्कीन पे, वो सब इसी के एग्जांपल है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ब्रोमिनेशन कर सकते हैं आप, HBr का एडिशन कर सकते हैं, HOCl का एडिशन कर सकते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं, बहुत सारा हाइड्रोबोरेशन कर सकते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो क्लियर है ये, हमने आगे उसको दिखाया भी है। देखिए ये आपका रिएक्शन है, सेम जो हमने वहां दिखाया वही है। ये आपका रिएक्शन है, HBr पहले टूटेगा H प्लस Br माइनस में, ठीक। फिर इस पे कौन अटैक करेगा, H प्लस, और H प्लस वहीं जा रहा है जहां पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है। हम कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवर्ड्स किधर, अटैकिंग रीजेंट, इसलिए कौन सा इफेक्ट कहलाया है, प्लस आई इफेक्ट कहलाया है। और जैसे इधर अटैक हो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा और इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पे Br माइनस फिर अटैक करके एल्किल ब्रोमाइड बना लेगा। ठीक है, तो ये आपका प्लस ई इफेक्ट का एग्जाम्पल है। अब देखिए माइनस ई इफेक्ट की बात करें, माइनस ई इफेक्ट क्या होगा, तो ये माइनस ई इफेक्ट में जस्ट उल्टा होगा। माइनस ई इफेक्ट में भी पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी मॉलिक्यूल में, और किसके डिस्प्लेसमेंट के, पाई इलेक्ट्रॉन के ही डिस्प्लेसमेंट से पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, और ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट्स। तीन चीज ध्यान रखिएगा, पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से ही होगी, और तीसरा ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट ही होगा। लेकिन इस बार जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो अटैकिंग रीजेंट से दूर होगा। अभी प्लस ई में क्या हम सुने, नजदीक होगा, लेकिन यहां क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ माइनस ई इफेक्ट। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इस पे हमने रिएक्शन करा है HCN का, तो साइनोहाइड्रीन बनता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे OH हो जाएगा, ये H ही है, और यहाँ क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म पे जब हम आएंगे, पे आएंगे, तो इसके मैकेनिज्म में क्या होगा भाई, HCN टूटेगा, H प्लस और CN माइनस, ठीक है। फिर CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब देखिए ये CN माइनस है, CN माइनस अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ, यही बस यही आपको पता चलेगा। ये अटैक यहाँ कर रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस इससे दूर हो रहा है। अटैक कहाँ कर रहा है, ये कार्बन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए ये कहलाएगा माइनस ई इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अटैकिंग रीजेंट से दूर, अटैकिंग रीजेंट कार्बन पे अटैक कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, तो और ये बनेगा क्या, देखिए CH3 CO माइनस, यहाँ पे क्या CN और H, फिर H प्लस आप दे दीजिए इसको, तो CH3 COH H CN। ठीक, ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। तो जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड पे, ये सभी माइनस एम की तरह बिहेव करते हैं। माइनस एम में वही चीज, पाई इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस होगा, पोलैरिटी भी प्रोड्यूस होगी, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट ही होगा, लेकिन किधर, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, द अटैकिंग रीजेंट जिधर अटैक करेगा उसके अपोजिट साइड, यानी उससे दूर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल जो अभी हमने बता दिया वो हमने यहाँ दिखाया है आपको। देखिए CHO हमने लिया है, एल्डिहाइड हमने लिया है, और एल्डिहाइड पे HCN का अटैक करा है, साइनोहाइड्रीन बना है, साइनोहाइड्रीन। इसमें क्या होगा, HCN पहले टूटेगा H प्लस और CN माइनस में, फिर CN माइनस अटैक कर रहा है, देखिए यहाँ अटैक, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजेंट, अवे दूर डिस्प्लेस हो रहा है, इसीलिए हम इसको प्लस नहीं बच्चा, ये माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा, और ये बन जाएगा। फिर आप H प्लस इस पे
अटैक करा के इसको साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, OH, H और Cn में। ठीक, तो ये माइनस ई इफेक्ट है। ठीक, दोनों हमने बता दिया। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में या कहीं भी वाइवा में कि मीजोमेरिक, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस यही है कि मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रोमेरिक में जो प्लस माइनस इफेक्ट होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, उसमें किसी ग्रुप या एटम से दूर जाता है तो प्लस इफेक्ट लगता है, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जब अटैकिंग रीजेंट से दूर जाता है तो माइनस ई इफेक्ट होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। अब देखिए, अगर हम ये देखें कि हमारा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट किससे हो रहा है, अटैकिंग रीजेंट के डिमांड पे हो रहा है। लेकिन अब हम ये देखें कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा। सपोज किया लेट द मॉलिक्यूल इज ए डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड बी है, ए और एटम बी के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। पहला केस ये है कि व्हेन ए एंड बी आर डिफरेंट, अगर ए और बी डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हैं तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर डिस्प्लेस होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उधर डिस्प्लेस होगा। जैसे एल्डिहाइड में किधर डिस्प्लेस होगा, ऑक्सीजन की तरफ। नाइट्राइल यानी साइनाइड में किधर डिस्प्लेस होगा, नाइट्रोजन की तरफ। इमीन, इसको हम इमीन कहते हैं, इमीन में किधर डिस्प्लेस होगा, नाइट्रोजन की तरफ ये बनेगा। तो यानी इफ द बॉन्डेड एटम हैज डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज देन पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कोस्ट में ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट डिस्प्लेस टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसमें कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएगा अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, मतलब ठीक ठाक डिफरेंट हो। अब आते हैं दूसरा केस ये होता है कि जब इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, जब इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, सेम हो। जैसे हमने ये लिया, जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, जैसे हमने एल्कीन लिया, तो यहां दो केस फर्दर एराइज होता है। मतलब एक तरह से हम कहें सब केस एराइज होता है। सब केस क्या है, सब केस फर्स्ट क्या है, सब केस फर्स्ट है इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स। अगर एल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल है, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो आप पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है और इस पे हम H प्लस लिए हैं अटैकिंग रीजन, तो अब ऐसी बात है यहां पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहीं कराइए, चाहे इधर करा दीजिए और चाहे आप इधर करा दीजिए, कोई भी दोनों साइड, इन बोथ साइड पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस, यहां लिखा हुआ है टेक प्लेस एनी साइड, किसी भी साइड आप करा सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों साइड कराएंगे सेम मिलेगा। ठीक है, आप इस तरह का भी ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी कैसा एल्कीन है भाई, देखिए ये भी कैसा एल्कीन है, सिमेट्रिकल है। तो इसमें भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आप इधर कराइए और चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इधर कराइए, बात दोनों एक ही है, किधर भी करा सकते हैं। ठीक है, अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है देन टू सब केसेस अराइजेस, दो सब केस अराइज होते हैं। अगर एल्कीन यानी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो वहां पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड आप किसी भी साइड करा देंगे सेम मिलेगा। लेकिन अगर पाई सिस्टम या एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है तब वहां क्या होगा, वहां इंडक्टिव इफेक्ट गवर्न करेगा। इन केस ऑफ, देखिए in case of some unsymmetrical alkenes displacement of pi electrons governed by inductive effect गवर्न करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे गवर्न करेगा भाई, देखिए यहां पे ये आपका अनसिमेट्रिकल है, यहां मेथिल जुड़ा है, यहां H जुड़ा है, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। और प्लस आई इफेक्ट किधर धक्का दे रहा है भाई, इधर धक्का दे रहा है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। ठीक, देखिए
धक्का दे रहा है ना इधर, ऐसे इधर धक्का दे रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन उधर डिस्प्लेस होगा। यहाँ देखिए कितने प्लस आई, 2 प्लस आई, ज्यादा धक्का दे रहा है इधर, तो इस इधर टूटने की टेंडेंसी और ज्यादा हो गई, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर गया। यहां देखिए, यहां पे इधर से 2 धक्का देने वाले हैं इधर के लिए, और इधर से सिर्फ 1 धक्का देने वाला है, तो किधर, इधर वाला जो पुश करेगा वो ये वाला, यही वाला होगा, ठीक, क्योंकि इधर 2 धक्का दे रहे हैं तो ये इधर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, जब इधर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसमें ये बनेगा CH3 C, CH3 CH2 पे माइनस, इस पे प्लस, और यहां भी जब इधर देगा तो इसमें भी CH3 C, CH3 CH, CH3 पे माइनस और इस पे प्लस। ठीक है, तो जब भी एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स गवर्न बाय इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट गवर्न करेगा। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे इसमें आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते थे, यहाँ पे कुछ और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते थे। जैसे यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल और हमने लिया है, जैसे यहाँ देखिए CF3 मॉलिक्यूल माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाएगा, और जब माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन किधर टूटेगा, इस साइड टूटेगा। PPS3 पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा माइनस आई लगाता है, सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएगा, और माइनस आई लगाएगा तो किधर टूटेगा, ये इसकी तरफ टूटेगा, खींच रहा है ना इधर। ये भी क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो ये भी किधर टूटेगा, इस साइड टूटेगा। ठीक, तो बात समझ में। तो यानी प्लस आई ग्रुप अपने से दूर पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, और माइनस आई ग्रुप अपने से करीब यानी अपनी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, यही इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब बात यह आती, कभी कभी देखिए एक चीज बताते, कभी कभी लोग कहते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट भी गवर्न करता है पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन ये हमारे हिसाब से नहीं सही है। इसलिए नहीं सही है कि यहां जब ये मीजोमेरिक ग्रुप हो जाएगा तो इसमें कौन सा क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेशन आ जाएगा, और जब कॉन्जुगेशन आ जाएगा तो इसमें क्या लगेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां क्या लग जाएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। जहां भी कॉन्जुगेशन आ गया तो वहां पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कौन कवर कर लेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। कॉन्जुगेशन जब तक नहीं है तब तक पाई बॉन्ड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कौन गवर्न कर रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक। वो भी किसके डिमांड पे हो रहा है, अटैकिंग रीजेंट के डिमांड पे हो रहा है। तो बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के क्या सैलिएंट फीचर्स हैं ये हम लोग देखें। देखिए, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में यह एक टेम्पररी इफेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, यह एक टेम्पररी इफेक्ट है, यही एक टेम्पररी है, भी बाकी सब परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ये टेम्पररी इफेक्ट है और मेनली एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। ये कब एक्सपीरियंस किया जाता है, जब अटैकिंग रीजेंट प्रेजेंट रहता है इन द विसिनिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड। यानी यह तब एक्सपीरियंस किया जाता है जब अटैकिंग रीजेंट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बगल में होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, इन दिस इफेक्ट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट टेक प्लेस। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो कंप्लीट होता है, पार्शियल नहीं होता है। इंडक्टिव की तरह पार्शियल नहीं होता है, यहां भी कंप्लीट चार्ज होता है। दूसरा नेक्स्ट लास्ट क्या है कि द इफेक्ट सीजेस एज सुन एज द अटैकिंग रीजेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन के डोमेन से अटैकिंग रीजेंट को हटा देंगे तो यह इफेक्ट डिसअपीयर हो जाएगा, सीज हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं। एक और आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे एक सैलिएंट फीचर में, और वो बढ़ा सकते हैं इट इज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। ये कैसा इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है ये। ठीक है,
क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे, और वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और वो इसलिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम जितने भी लगभग इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस हैं और सारी चीज़ें हैं, उनको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम 2-3 एग्जाम्पल में समेट के छोड़ देते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को उस तरीके से हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत डिटेल में हम बताएंगे और पूरे ऑर्बिटल पिक्चर के साथ बताएंगे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए पहली चीज ये कि हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या मतलब हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब हुआ अति संयुग्मन। मतलब नहीं होता है जैसे कि कोई काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब उतनी औकात उसकी नहीं, लेकिन बावजूद उसके वो कहता हम ये काम करेंगे, तो नहीं कहते ये अति कर रहे हैं। तो वही अति संयुग्मन में, यानी कॉन्जुगेशन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है, बावजूद इसके वो कॉन्जुगेशन कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्लियर? ठीक। अब देखिए दूसरी चीज ये कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है। अभी तक हम लोग जो डीलोकलाइज कर रहे थे वो हम पाई इलेक्ट्रॉन कर रहे थे। देखिए डीलोकलाइज और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। पहली चीज आपको डीलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये आई इफेक्ट है, ये आई इफेक्ट है आपका, और ये ई इफेक्ट है। ई इफेक्ट में क्या होता है? ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ। पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस का मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना, ये डिस्प्लेस है। डीलोकलाइज क्या है? डीलोकलाइजेशन क्या है? डीलोकलाइजेशन का मतलब घूमना फिरना। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? घूमना फिरना। जैसे डीलोकलाइजेशन होता है एम एन आर इफेक्ट में। एम और आर इफेक्ट में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है। और इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है? वो होता है डिस्प्लेसमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है। लेकिन रेजोनेंस और मीजोमेरिक में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये लें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखिए यहां घूम रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां हो रहा है, तो ये डीलोकलाइज हो रहा है। इसलिए हम इसको डीलोकलाइजेशन, घूमना फिरना, एक पाई बॉन्ड कहीं और जा रहा है, दूसरा पाई बॉन्ड कहीं और जा रहा है, तो ये डीलोकलाइजेशन कहलाता है। और डीलोकलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? डीलोकलाइजेशन के लिए आपका कॉन्जुगेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये आपका डीलोकलाइजेशन कहलाता है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट और डीलोकलाइजेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब देखिए हम बात ये कर रहे थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। अभी तक जो इन्वॉल्व हो रहा था हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा था, यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हम डीलोकलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन उतना प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं होता है कि वो डीलोकलाइज हो। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कोई CH सिग्मा बॉन्ड है। CH सिग्मा बॉन्ड का मतलब इसके पास सपोज करिए क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और बगल में कोई एटम A है, बगल में कोई एटम A है। ये क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग। किसका सिग्मा बॉन्डिंग? CH का। CH का क्या है? ये सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक, भरा हुआ ऑर्बिटल है, ऑब्वियस सी बात है, भरा हुआ ऑर्बिटल किससे इंटरेक्ट करेगा? हमेशा खाली ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा। तो अगर ये बगल में D के पास कोई क्या हो? वैकेंट p ऑर्बिटल हो। क्या हो? वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल हो तो बड़े आसानी से ये इससे इंटरेक्ट कर जाएगा। यानी यहां सिग्मा बॉन्डिंग
किससे इंटरेक्ट कर रहा है? वैकेंट पी ऑर्बिटल से। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये सिग्मा बॉन्डिंग है और ए के पास हमने ये मान लिया कि इसके पास वैकेंट क्या है? डी ऑर्बिटल है, तब भी करेगा। क्यों? तब भी करेगा। अगर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तब भी ये करेगा। ये क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि इसको खाली ऑर्बिटल चाहिए। इसको क्या चाहिए? खाली ऑर्बिटल चाहिए, तब भी ये भरा हुआ ऑर्बिटल इससे इंटरेक्ट करेगा। हम मान लिए कि ए के पास ये CH2 है और ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग है, और ए के पास हम मान लिए कि पाई स्टार ऑर्बिटल है। पाई स्टार क्या है? पाई स्टार ऑर्बिटल। तो अब ये सी बात है, ये भी करेगा। हम मान लिए ए के पास क्या है? सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल? सिग्मा स्टार, तब भी करेगा। ठीक, बात समझ में आ रही? मतलब ये हुआ कि कब सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अगर बगल में क्या हो? वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट पाई स्टार हो, वैकेंट सिग्मा स्टार हो, तो जब ये सिग्मा बॉन्डिंग इनसे इंटरेक्ट करता है या ओवरलैप करता है, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन को भी हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को भी हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। ठीक, तो ये इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस इन विच delocalization of electron take place through overlap in between sigma bonding molecular orbital and पहला वैकेंट p ऑर्बिटल या वैकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या वैकेंट सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या वैकेंट d ऑर्बिटल। तो ये इंटरेक्शन ही क्या कहलाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। तो जब भी कोई सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने बगल में किसी खाली p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करे, या अपने बगल में किसी खाली d ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करे, या अपने बगल में किसी के पास खाली कौन सा पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करे, या अपने बगल में किसी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करे, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और इस बेसिस पे बताइए कितने तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ? यहाँ 4 तरह का। जब वैकेंट पी से करेगा तो अलग, जब वैकेंट पाई स्टार से करेगा तो अलग, जब वैकेंट सिग्मा स्टार से करेगा तो अलग, जब वैकेंट डी से करेगा तो अलग। तो ये अलग अलग तरीके के हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। हम लोग सबको डिटेल में एक पढ़ेंगे। एक और है फ्री रेडिकल वाला, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। वो आगे हम बता रहे हैं क्यों नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं इसको। ठीक है, और या इसको बैकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। ये नाम बैकर नाथन इफेक्ट कहते हैं, वैज्ञानिकों का नाम है ये। बैकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है, या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम इसको कहते हैं। नो बॉन्ड क्यों कहते हैं वो हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डीलोकलाइज होता है, और वो चूंकि भरा हुआ ऑर्बिटल होता है, सिग्मा बॉन्डिंग भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसलिए हमेशा वो किस में डीलोकलाइज होगा? खाली ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होगा। तो खाली ऑर्बिटल कैसे कैसे मिल सकते हैं? खाली ऑर्बिटल वैकेंट पी भी मिल सकता है, खाली ऑर्बिटल वैकेंट डी भी मिल सकता है बगल में, खाली ऑर्बिटल वैकेंट पाई स्टार भी मिल सकता है, खाली ऑर्बिटल वैकेंट सिग्मा स्टार भी मिल सकता है। तो इतने 4 तरह के इंटरेक्शन इस हाइपर कॉन्जुगेशन में पॉसिबल है। ठीक है, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, कितने टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो सबसे पहला हमने हाइपर कॉन्जुगेशन का टाइप दिखाया, और वो क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग टू वैकेंट पी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। सिग्मा बॉन्डिंग टू वैकेंट पी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। और इस तरह का इंटरेक्शन तब होगा जब कोई सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने बगल वाले एटम के वैकेंट पी ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा,
तभी ये इंटरेक्शन होगा या हाइपर कॉन्जुगेशन होता। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस में ये होता है। कार्बोकैटायंस में कैसे होता है भाई, देखिए सपोज करिए कि हमारे पास ये CH बॉन्ड है और ये इसका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और यहाँ पे ये कार्बन पे प्लस चार्ज है। आप जानते हैं कार्बन पे प्लस चार्ज का मतलब ये हुआ कि इसके पास एक p ऑर्बिटल क्या है, खाली है। ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या है भाई, वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये इंट्रैक्शन करेगा। और कौन सा इंट्रैक्शन हुआ, सिग्मा बॉन्डिंग टू वैकेंट, एक सी होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल इंट्रैक्शन, वैकेंट p ऑर्बिटल इंट्रैक्शन, ये आपका इस कैटेगरी में होता है। ठीक है, ये कार्बोकैटायन में पाया जाता है। और ऐसे कार्बोकैटायन जिसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन हो, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये शो करे। अभी फिलहाल हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर दिखाया है कि कैसे इंट्रैक्शन होता है। आप एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं और वो है एल्किल बोरेन। वो क्या है भाई, एल्किल बोरेन। जैसे सपोज करिए कि ये सिग्मा बॉन्डिंग है और यहाँ पे BH2 है, तो बोरान के पास भी क्या होता है भाई, बोरान के पास भी क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो यहाँ भी ये इंट्रैक्शन होगा। बस अंतर क्या है कि यहाँ जिस कार्बन पे खाली p ऑर्बिटल उस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ जिस कार्बन पे p ऑर्बिटल पे उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो ये दो तरह के कार्बोकैटायन और एल्किल बोरेन्स इस तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन तभी शो करेगा जब CH सिग्मा बॉन्डिंग के बगल वाले कार्बन पे क्या हो, वैकेंट p ऑर्बिटल हो, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ये ऑर्बिटल इंटरेक्शन हमने दिखाया है। जैसे देखिए ये हमने दिखाया, देखिए क्या हो रहा है। यहां देखिए ये बॉन्ड टूटता है, ये इधर आता है, तो जब ये इधर आएगा तो ये H पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। चूंकि कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक बार ऊपर वाला हाइड्रोजन, एक बार बगल वाला हाइड्रोजन, एक बार नीचे वाला हाइड्रोजन। ये देखिए ये हाइड्रोजन किसी बॉन्ड से जुड़ा नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। हमने बताया ना, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हाइड्रोजन एटम किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसीलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देगा। ये तीनों हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, यानी टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा 3, और इसको भी मिला देंगे तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 4 टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, यानी प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करता है, और 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करने के साथ साथ टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। यानी ऑल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर आल्सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर पूछा जाए इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, तो 3 है, 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं। ये आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा हो। ठीक है, क्लियर। तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वैसे ही आप 2 डिग्री कार्बोकैटायन में भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमने पिक्चर जो आपको बनाया था वहां पे, वो हमने यहाँ दिखाया भी है। देखिए क्या हो रहा है, इसका जो क्या है, इसका जो सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग यही क्या कर रहा है, इसके वैकेंट p ऑर्बिटल इम्पटी p ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, देखिए इसी का हमने इंटरेक्शन दिखाया है, इम्पटी p ऑर्बिटल से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर कहलाता है। ठीक, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर कहलाता है, सिग्मा बॉन्डिंग टू
वैकेंट p ऑर्बिटल इंटरेक्शन, वैकेंट p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग टू वैकेंट p ऑर्बिटल इंटरेक्शन ही कहलाता है। ठीक है, ये है आपका सिग्मा बॉन्डिंग टू वैकेंट p ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ठीक, होमो के बारे में हमने बताया था, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लूमो के बारे में हाई लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बताइए यहाँ होमो कौन बिहेव कर रहा है, भरा हुआ ऑर्बिटल होमो होता है, सिग्मा बॉन्डिंग होमो हो गया, और वैकेंट p ऑर्बिटल क्या हो गया यहाँ पे, लूमो हो गया। ठीक है, और यह इंटरेक्शन तभी ज्यादा होगा जब इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इन दोनों के बीच की एनर्जी कम हो, यानी होमो की एनर्जी सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा हो और वैकेंट p ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो, कम हो, तब जाके इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि होमो और ये क्या हो गया, लूमो, या तो होमो की एनर्जी बढ़ाइए तब एनर्जी गैप कम हो गया, और या तो फिर लूमो की एनर्जी कम कर दी तब भी एनर्जी गैप कम हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्बिटल पिक्चर मैंने दिखाया आपको। अब देखिए ये कितना डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटायन में। अब देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो 3 हाइड्रोजन है, 3 ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए भाई, 3 इधर 3 इधर 6। अब देखिए इसको आप इधर तोड़ेंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा H प्लस, यही ये 3 H शो करेंगे, एक बार इधर H एक बार नीचे H। अब ऐसे ही यहाँ वाला भी शो करेगा, यहाँ वाला एक H आप ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड H 3 H है तो 3 यहाँ से शो करेगा। तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए भाई, 6, 3 3 6, लेकिन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, 7, क्योंकि इसको भी हम ले लेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, पहले वाले को भी ले लेंगे। तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना ये सब कैसे आ रहा है, ये सब कैसे आ रहा है। जैसे यहां जो आया, क्या होगा, यहाँ ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, H पे प्लस CH2 CH CH3 और H पे प्लस, एक बार ये वाला H इन्वॉल्व होगा, एक बार इधर वाला, एक बार नीचे वाला, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ शो करेंगे। ठीक, ये देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन, कितना डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमने लिया है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमने लिया है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन में क्या होगा भाई, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब 9 अल्फा हाइड्रोजन इसकी वजह से 3 देगा ये, ठीक, इसकी वजह से 3 देगा, और इसकी वजह से 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और टोटल रेजोनेटिंग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। इस हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होगा, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, फिर कौन होगा 2 डिग्री 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, फिर कौन होगा 1 डिग्री 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने दिखाया होगा, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, देखिए ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा, 3 डिग्री पहले, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम CH3 प्लस, क्योंकि इसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो ये आपका 3 डिग्री हो गया, और ये आपका 2 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया। यहीं आप ले सकते थे CH3 प्लस भी ले सकते थे। ठीक, वो स्टेबिलिटी
नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और देखिए इंट्रैक्शन जो होगा, इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन जो होगा, देखिए कौन सा, सिग्मा बॉन्डिंग CH टू वैकेंट p ऑर्बिटल जो इंट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा बॉन्डिंग एनर्जी हमने बताया ना, होमो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एनर्जी ऑफ वैकेंट p ऑर्बिटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी वैकेंट p ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो और सिग्मा बॉन्डिंग एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, तब उसका इंट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे ये दूसरा हमने एल्किल बेंजीन के बारे में बताया, हमने पहले उसमें बता दिया था पहले। अब इसमें देखिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए बोरान के पास क्या है, खाली p ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन यहां टूटेगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये H पे प्लस आ जाएगा। चूंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 ये शो करेगा। इसमें कितने हैं, 6, तो ये 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा। तो यहाँ जो इंट्रैक्शन हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग किससे इंटरेक्ट कर रहा है, बोरान के खाली p ऑर्बिटल से इंटरेक्ट कर रहा है। तो सेम वही इंट्रैक्शन है, कुछ अलग नहीं है, सेम वही इंट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये एक टाइप का इंट्रैक्शन था। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप पे। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें, अगर 3CH3 लगाते हैं तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब आते हैं दूसरा, हम लोग दूसरा सिग्मा बॉन्डिंग टू p ऑर्बिटल हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्डिंग टू p ऑर्बिटल हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। और इसमें जानते हैं, इसमें होमोलिटिक फ्यूजन से होता है। इसमें इंटरेक्शन कैसे होता है कि जब कोई सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे इंटरेक्ट करे, ऐसे p ऑर्बिटल से जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, और वह एग्जाम्पल क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, यह एग्जाम्पल क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो यहां देखिए ये CH बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, CH बॉन्ड, और ये किस में जाके इंटरेक्ट हो रहा है, p ऑर्बिटल जिसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन। और इस तरह के इंटरेक्शन को हम सिग्मा बॉन्डिंग टू p ऑर्बिटल हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये आप लोग पढ़े हैं, ये इसको आप लोग पढ़े हैं काफी। जैसे देखिए हमने प्राइमरी लिया है, प्राइमरी 1 डिग्री। देखिए इसमें कौन सा फ्यूजन होता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है, होमोलिटिक फ्यूजन इसमें होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये H यहाँ, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रेडिकल, ये रेडिकल, दोनों रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। ये H रेडिकल छूटा रहेगा। कितने H है, 3, तो एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, एक बार नीचे वाला, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे और टोटल रेजोनेटिंग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कितने हैं, इसमें कितने हैं बताइए, इसमें कितने हाइपर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा 3 3 6। तो देखिए एक बार इधर वाला इन्वॉल्व होगा, इधर वाला जब इन्वॉल्व होगा मतलब ये 2 कर दें और यहाँ एक H, तो होमोलिटिक फिजन कर दी, तो एक रेडिकल यहाँ और ये रेडिकल रेडिकल पाई बॉन्ड, कितने 3, और इसकी वजह से 3 ये इधर शो करेगा, 3 3 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, वैसे ही अगर 3 डिग्री फ्री रेडिकल ले लें, 3 डिग्री, देखिए 3 डिग्री वाले में क्या होगा, 3 डिग्री वाले में क्या होगा बताइए, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9, यानी 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये शो करेगा। और आप देख सकते हैं, देखिए 3 इसकी वजह से, 3 इधर वाले की वजह से, ये वाले की वजह से 3 ये, और 3 नीचे वाले की वजह से ये 3।
तो 3 3 6 3 9 और टोटल रिजल्टिंग 10। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 डिग्री क्योंकि 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, फिर 2 डिग्री क्योंकि 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, फिर 1 डिग्री क्योंकि 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और सबसे कम मेथिल रेडिकल सबसे कम होगा क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। जैसे ये हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखाया वही वही है, सेम है। 3 डिग्री ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मेथिल। नेक्स्ट हम लोग तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन देखें। तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है? तीसरा क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग टू पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन। सिग्मा से पाई स्टार की तरफ इंटरेक्शन होता है, सिग्मा टू पाई स्टार। और ये जानते हैं ये किस में मिलेगा? ये मिलता है एल्कीन में। ये किस में मिलता है? एल्कीन में। एल्कीन्स हैविंग at least one alpha hydrogen, at least one अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा एल्कीन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ ये अल्फा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखिए डबल बॉन्ड से जस्ट सटा हुआ जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये भी शो करेगा क्योंकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, और ये भी शो करेगा क्योंकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 12 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 3 6 3 9 3 12। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये शो करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन अकर्स व्हेन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्ट विथ वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। मतलब उसके बगल में कोई अनसेचुरेटेड सिस्टम होगा, उसके पाई स्टार से क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। और दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन अकर्स in those molecules which contains at least one hydrogen, at least one alpha hydrogen, यहाँ कर दिए 1 alpha hydrogen, at least 1 alpha hydrogen with respect to double bond, चाहे CC चाहे CN चाहे CO etc, किसी भी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? एक अल्फा हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए, तभी ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक, अब देखिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला हम लोगों ने ये ऑर्बिटल पिक्चर दिखाया। ऑर्बिटल पिक्चर आपको जानना जरूरी है कि कैसे ये इंटरेक्शन हो रहा है। ऑर्बिटल पिक्चर आपको जानना जरूरी है कि कैसे ये इंटरेक्शन हो रहा है। तो देखिए ये आपका CH सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है? CH सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और अगर इनकी बात करेंगे तो ये आपका पाई बॉन्डिंग है, ये जो भरा हुआ है ये आपका पाई बॉन्डिंग है। ये क्या है? पाई बॉन्डिंग है। ठीक है, और जो ये है कौन? ये आपका क्या है? पाई स्टार है। क्या है ये? पाई स्टार, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए इस भरे हुए ऑर्बिटल के बगल में एक खाली पाई स्टार ऑर्बिटल मिल गया, तो ये इंटरेक्ट इससे करेगा। जहां भी CH बॉन्डिंग के भारी भरे हुए ऑर्बिटल बगल में खाली मिला तो ये इंटरेक्ट करेगा। तो इस इंटरेक्शन के लिए क्या जरूरी है कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन क्लियर है भाई, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है? हमने इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाया था ताकि आपको यहाँ हम बता सकें। और आप ये देखिए है क्या? ये यही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। हमने पाई बॉन्ड का पाई बॉन्डिंग और पाई स्टार हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। तो पाई स्टार खाली है, पाई बॉन्डिंग भरा हुआ है। पाई बॉन्डिंग क्या है? भरा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो भरा हुआ सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है अपने बगल के खाली पाई स्टार में क्या करेगा? डीलोकलाइज करेगा।
तो इस तरह के डीलोकलाइजेशन को हम क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। एल्कीन्स हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, एट लीस्ट वन, यहाँ अल्फा लिख लिया करिए, वन अल्फा हाइड्रोजन, एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड शोज हाइपर कॉन्जुगेशन। वह हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा, शो करेगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बना के आपको बढ़िया से समझाया। और ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यहाँ इंट्रैक्शन कब अच्छा होगा, यहाँ पे इंट्रैक्शन की बात करें तो कब अच्छा होगा भाई, यहाँ इंट्रैक्शन तभी अच्छा होगा जब भरे हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो, भरे हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, और खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो, कम हो। तो जो भी फैक्टर सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी को बढ़ाएंगे वह इस इंट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, और जो भी फैक्टर पाई स्टार की एनर्जी को घटाएंगे वो भी इसके इंट्रैक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इस हाइपर कॉन्जुगेशन को बढ़ाएंगे। अब देखिए जैसे हमने ये लिया है एक एग्जांपल प्राइमरी, ठीक है, हम यहां पे करके दिखा दे रहे हैं। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब ये इधर आएगा तो ये इधर टूट जाएगा। तो देखिए जब यहाँ ये टूटेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज, और जब ये इधर टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पाई बॉन्ड बना लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस CH2 पे क्या आ गया माइनस, और यहाँ H अपना प्लस के रूप में पड़ा हुआ है। अब यही H दूसरा वाला भी ऐसे शो करेगा, जैसे ये शो किया वही तीसरा वाला भी शो करेगा। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ शो होंगे, यहाँ 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव और टोटल रेजोनेटिंग 4 टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ शो करेगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 2 डिग्री वाला थोड़ा, देखिए 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री में देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो एक बार हमने इसको रिवॉल्व किया तो 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए जब ये इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, ये इधर टूटेगा और ये इधर, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पाई बॉन्ड H पे प्लस, देखिए। और सेम जब इधर भी इन्वॉल्व होगा तो ये 3 बनेंगे। तो टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और टोटल रेजोनेटिंग उसको भी हम ले लेंगे तो टोटल रेजोनेटिंग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव और टोटल रेजोनेटिंग 7। ऐसे ही 3 डिग्री में भी आप कर सकते हैं, ऐसे ही आप 3 डिग्री में भी कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 और 3 9। 3 डिग्री नहीं है ये, 3 डिग्री नहीं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, 3 डिग्री हम नहीं कहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 3 इससे मिलेगा, 3 इससे मिलेगा और 3 इससे मिलेगा। देखिए 3 हमने इससे दिखाया है, 3 फिर हमने ऊपर वाले से दिखाया है, और फिर 3 हमने नीचे वाले से दिखाया है। तो टोटल 3 3 6 3 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 10 टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम 4 सब्स्टिट्यूटेड ले लें, 1 2 3 4 अल्फा कार्बन है, और 4 अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 3 है, तो 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे 12 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, और टोटल रेजोनेटिंग 13, हाइपर कॉन्जुगेटिंग 12। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा भाई, सबसे ज़्यादा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड, फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और सबसे कम CH2 डबल बॉन्ड CH2। वो सबसे ज़्यादा स्टेबल और ये सबसे कम स्टेबल, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या भाई, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आगे हमने डिस्कस भी किया होगा। देखिए
यह इंटरेक्शन कैसे बढ़ेगा, जैसे मैं बताया आपको ये इंटरेक्शन कैसे बढ़ेगा। सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी को आप क्या करिए, बढ़ाइए, और पाई स्टार की एनर्जी को क्या करिए, घटाइए। तो पाई स्टार की एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पाई स्टार की एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी को जितना बढ़ाएंगे तो ये लूमो के करीब पहुंचेगा, या इसको नहीं बढ़ा रहे तो इसको घटा दी, तब भी इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो भरे हुए ऑर्बिटल और खाली ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप जितना कम रहेगा, जितना एनर्जी गैप कम रहेगा, स्टेबिलिटी उतनी ही या इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन हम एल्किल बेंजीन में भी देख सकते हैं। क्यों भाई, एल्किल बेंजीन भी शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, क्यों शो करेगा, इसलिए शो करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है। देखिए कितना, 3, ये अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा। देखिए ये है, ये इसको इधर तोड़ दीजिए और इसको इधर तोड़ दीजिए, तो यहाँ माइनस आ गया और यहाँ सी पे प्लस। ठीक, फिर आप क्या करिए, इसको इधर लाइए, सॉरी इस वाले को इस वाले की जगह अब दूसरे को तोड़ दीजिए। ये तो खैर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक का हुआ है, ये इसका क्या है, ये तीनों ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव नहीं है। दूसरा जो हाइपर कॉन्जुगेटिव यहां बनेगा वो ये बनेगा। एक बार आप क्या करिए, इधर वाले हाइड्रोजन को ले लीजिए, और एक बार आप क्या करिए, एक बार आप इस साइड वाले हाइड्रोजन को ले लीजिए, यानी बारी बारी से तीनों अल्फा हाइड्रोजन कितने देंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये देंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये देंगे तीनों। ठीक है, क्लियर। तो एल्किल बेंजीन भी शो करता है। अगर मान लीजिए हमने यही ये ले लेते, ये एल्किल बेंजीन, और हम पूछते कि इसमें बताइए भाई हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें कितना होगा, तो बताइए इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, बेंजीन्स रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन 2, इसलिए 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 3 टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसको और एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे हम लोग एल्कीन में ही हाइपर कॉन्जुगेशन करके हम छोड़ देते हैं, एल्कीन में ही हाइपर कॉन्जुगेशन करके हम छोड़ देते हैं, और मॉलिक्यूल में हम नहीं देखते हैं। तो हम केवल सी डबल बॉन्ड पे नहीं देखेंगे, और में भी देखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ पे भी देखेंगे। तो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कंपाउंड्स having at least 1 alpha hydrogen with respect to double bond CO के shows hyper conjugation, ये भी शो करता है। और जो एसिडिक नेचर होता है अल्फा हाइड्रोजन का किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में, वो भी किसकी वजह से होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। और ये बिल्कुल आप लोग गांठ बांध लीजिए, जहां भी एसिडिटी आएगी, जहां भी एसिडिटी आएगी वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हमेशा किसी भी एसिडिक मॉलिक्यूल को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से उसकी स्टेबिलिटी, उसकी एसिडिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन ही ऐसा इफेक्ट है जो किसी हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में निकलने के लिए मजबूर करता है। बाकी मीजोमेरिक रेजोनेंस वोजेंस तो नहीं करते, क्योंकि वो मीजोमेरिक और रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होते हैं, मीजोमेरिक में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होता। अब देखिए सीओ की बात करें यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस सीओ का पाई स्टार हम लेंगे, और इसमें CH का क्या लेंगे हम लोग, CH का हम क्या लेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग। और एक बात और, C डबल बॉन्ड C के पाई स्टार और इसके पाई स्टार में अंतर है। ठीक, इसके पाई स्टार की एनर्जी कम होगी और इसके पाई स्टार की एनर्जी उतनी कम नहीं होगी। तो जब पाई स्टार की एनर्जी कम है CO में, किस वजह से कम है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग सबकी एनर्जी क्या हो जाती, कम हो जाती। और जब पाई स्टार की एनर्जी कम होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड शोज मोर इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन देन एल्कीन्स। यहां हम लिख सकते हैं
कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कंपाउंड्स shows more effective hyperconjugation than एल्कीन। एल्कीन से अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन ये शो करेंगे। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड का पाई स्टार की एनर्जी सी डबल बॉन्ड के पाई स्टार की एनर्जी से कम होता है, इसलिए इंटरेक्शन भी अच्छा होगा। अब देखिए हमने इंटरेक्शन दिखाया, ये क्या है देखिए, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए यहां पे चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हमने क्या किया है भाई, इसलिए हमने क्या किया है, बॉन्डिंग वाले को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ थोड़ा ज्यादा कर दिया है। देखिए ज्यादा है ये, और एंटी बॉन्डिंग वाले को किधर ज्यादा कर दिया है, एंटी बॉन्डिंग वाले को किधर ज्यादा कर दिया है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ये इधर ज्यादा है, ये आपका इधर ज्यादा है पाई स्टार, और पाई स्टार इधर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। हमने बताया था ना, क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यही सब तो हमने बताया था, एक लेक्चर तो पूरा हमने इसी पे बताया था। और जब भी आपको हमारा कोई भी लेक्चर सुनना हो तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले लेक्चर जरूर देख लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जरूर देख लीजिए, तभी आप और कोई आप समझ पाएंगे। तो यहाँ ये पाई बॉन्डिंग हो गया और ये पाई स्टार, तो इसका सिग्मा बॉन्डिंग क्या कर रहा है, इसके पाई स्टार से इंटरेक्ट कर रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग से पाई स्टार इंटरेक्शन, और इसी इंटरेक्शन को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और हमने बताया भी आपको, चूंकि ये इंटरेक्शन अच्छा इसलिए होगा क्योंकि इसके पाई स्टार की एनर्जी क्या है, इसके पाई स्टार की एनर्जी कम है, पाई स्टार की एनर्जी कम है, तो इंटरेक्शन अच्छा होगा। इसीलिए कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव्स मोर इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन देन एल्कीन्स। ठीक है, और देखिए ये क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हो रहा है अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। एग्जांपल लेके हम दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3CHO, तो देखिए इसमें कैसे होगा, ये इधर टूटेगा और ये इधर जाएगा, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड C O पे माइनस और H पे प्लस, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेज। और इस हाइपर कॉन्जुगेशन में हो क्या रहा है, ये H किस रूप में आ गया, प्लस के रूप में आ गया, इसीलिए इसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है भाई, बात समझ में? ऐसे और किसी को भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप किसी को, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया और यहां हमने ले लिया एस्टर, एस्टर OET, ये क्या है एस्टर, ये भी शो करेगा। देखिए ये इधर और ये इधर, जो भी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है तो वह शो करेगा और अच्छा शो करेगा। तो ये भी शो करेगा, क्या बनेगा, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड C O पे माइनस OET, और यहाँ क्या होगा H पे प्लस। ठीक, तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होगा। अब देखिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन फिर वही है, ये इंटरेक्शन कब ज्यादा होगा, सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा हो, सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा हो और पाई स्टार की एनर्जी क्या हो, कम हो, तब ये इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हमने ये लिया है, कौन कौन से मॉलिक्यूल लिए हैं, एल्डिहाइड लिया हमने, कीटोन लिया है, एनहाइड्राइड लिया है, एस्टर लिया है और एमाइड लिया है। ठीक है, ये 4 हमने ये लिए हैं, और चारों में हमें दिखाना है कि किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होगा या किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। और हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में आपको एक बात बताई थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रहे थे, तो हमने एक बात बताई थी आपको कि जब भी किसी भी पाई बॉन्ड के राउंड आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ा रहे हैं, इसके राउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज करेंगे तो सब पाई बॉन्डिंग, पाई स्टार, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार, सबकी एनर्जी को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। सबकी एनर्जी क्या करेगा, बढ़ाएगा। और अगर इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, अगर इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं तब क्या होगा, तब पाई बॉन्डिंग, पाई स्टार, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार, इन सब की एनर्जी को ये क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बार बार आपसे कहते हैं कि जो भी फैक्टर पाई बॉन्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है वह सबकी एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक, अब यहां देखिए हम ले रहे हैं, यहां देखिए हमने यहाँ एल्डिहाइड लिया है, यहाँ एक आर ग्रुप जुड़ गया, ये क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। और प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है बताइए, प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है, इस कार्बोनिल के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्यों भाई, इंक्रीज कर रहा है नहीं, यहां देखिए, यहां मीजोमेरिक इफेक्ट से इंक्रीज कर दे रहा है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, ये भी मीजोमेरिक इफेक्ट से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, यहाँ भी मीजोमेरिक इफेक्ट से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया। एन ज्यादा मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो ज्यादा बढ़ेगी तो पाई स्टार की एनर्जी भी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक, इन दोनों में ओ है, लेकिन इसका ये कम, इसके पाई स्टार की एनर्जी को कम बढ़ा रहा है इसलिए क्योंकि यही लोन पेयर इसमें भी डीलोकलाइज है और यही लोन पेयर इधर भी डीलोकलाइज हो रहा है, तो इधर थोड़ा सा कम देगा, इसलिए एस्टर से एनहाइड्राइड की जो पाई स्टार की एनर्जी होती है वो थोड़ी कम रहती। ठीक है, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग टू पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ पाई स्टार ऑफ CO group by minus I as well as plus I effect and plus M इफेक्ट। किससे बढ़ रहा है पाई स्टार की एनर्जी, प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट्स की वजह से। और जितना ज्यादा पाई स्टार की एनर्जी बढ़ेगी हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा तो एसिडिटी भी कम होगी, इसलिए एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सबसे ज्यादा एसिडिक एल्डिहाइड का हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन, और सबसे कम एसिडिक एमाइड के अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हम अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी देख रहे हैं, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वैसे इसका एसिडिटी ज्यादा है, एन से जुड़ा हुआ एच की एसिडिटी ज्यादा है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, वाई नाइट्रोमीथेन शोज एसिडिक नेचर, क्यों नाइट्रोमीथेन एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर शो क्यों करता है। देखिए क्योंकि नाइट्रोमीथेन ये क्या शो करता है, इसके डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, तुरंत हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, H प्लस निकाल देगा। ठीक, और देखिए चूंकि इसका जो पाई स्टार की एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी, बहुत कम। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है पाई बॉन्डिंग पाई स्टार की एनर्जी उतनी कम होती, और जितना पाई स्टार की एनर्जी कम रहेगी उतना ही बढ़िया से ये सिग्मा बॉन्डिंग से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां इंटरेक्शन जो हो रहा है वो सिग्मा बॉन्डिंग CH और पाई स्टार किसका, NO का, और NO के पाई स्टार की एनर्जी क्या है, काफी कम है, तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा, ये गुड इंटरेक्शन होगा, गुड इंटरेक्शन। यहां पे जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो जहां भी एसिडिटी पूछा जाए, किसी की भी एसिडिटी पूछा जाए, आंख मूंद के आप कह दीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से एसिडिटी आती है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे CH बॉन्ड होता है, जैसे CH बॉन्ड होता है उसी तरह से कार्बन मेटल बॉन्ड भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। जैसे CH बॉन्ड वैसे कार्बन मेटल बॉन्ड भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, सेम वैसे ही। जैसे देखिए यहाँ कार्बन और सिलिकॉन वाला बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ये इधर टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड SiMe3 पे प्लस। यहां देखिए कार्बन और Hg बॉन्ड ये इधर टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड HgCl पे प्लस। यहां देखिए कार्बन और SN बॉन्ड
ये इधर टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड SnR3 पे प्लस यहाँ सिलिल ग्रुप SiMe3। देखिए ये किससे, यहाँ पाई स्टार से इंटरेक्ट कर रहा है, पाई स्टार से, तो ये भी। तो जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, वैसे ही कार्बन मेटल बॉन्ड भी शो करते हैं, क्योंकि इनके भी सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। इनके भी सिग्मा बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कार्बन मेटल बॉन्ड्स आल्सो शोज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन आते हैं। देखिए हमने कौन कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया, जब सिग्मा बॉन्डिंग वैकेंट पी में इंटरेक्ट हुआ, और दूसरा क्या पढ़ा, जब सिग्मा बॉन्डिंग पाई स्टार में इंटरेक्ट हुआ, तब वो पाई स्टार सी डबल बॉन्ड सी का भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ का भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन का भी हो सकता है, पी डबल बॉन्ड ओ का हो सकता है, एस डबल बॉन्ड ओ का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है ना। और तीसरा है सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार इंटरेक्शन, सिग्मा बॉन्डिंग से किधर, सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये देखिए हमने इसका सिग्मा बॉन्डिंग लूंगा और इस CF का हम क्या लूंगा, सिग्मा स्टार लूंगा। देखिए, और ये हमने इसका सिग्मा बॉन्डिंग बनाया है, ध्यान दीजिएगा क्या बनाया हमने, सिग्मा बॉन्डिंग। और ये किससे इंटरेक्ट कर रहा है, इस CF के किससे, पाई स्टार से। और ऑर्बिटल ओरिएंटेशन कुछ इसी तरह का होना भी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, तभी इंटरेक्शन भी होगा। देखिए, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन अकर्स व्हेन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्ट विथ लो एनर्जी वैकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CX बॉन्ड। ये CX बॉन्ड जहां X हैलोजन नहीं है, X मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, X जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव। हम इसलिए सिग्मा स्टार हमेशा पोलर बॉन्ड का हम इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि पोलर बॉन्ड F की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने के कारण सिग्मा स्टार की एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, तो सिग्मा बॉन्डिंग से इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है ना। जैसे आप देखिए यहाँ हमने यहाँ क्या ले लिया, Cl ले लिया, यहाँ क्या ले लिया, Cl ले लिया, तो इसके सिग्मा स्टार से इसका सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्ट करेगा। ठीक, तो जब ये ऐसे इंटरेक्ट होगा, देखिए इधर टूटेगा और ये फ्लोरीन इधर टूटेगा, तो हाइड्रोजन पे प्लस और फ्लोरीन पे माइनस, और इन दोनों में क्या आ जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड। ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। और इस तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कहते हैं, दिस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन दोज मॉलिक्यूल्स इन which CH bond must be anti-periplanar to CX बॉन्ड। ये और ये बॉन्ड एक दूसरे क्या होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, तभी ये दोनों प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे, ताकि इंटरेक्ट ये कर सके। तो यहां पे जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर है वो कौन है, सिग्मा स्टार है, और जो डोनर है जो दे रहा है वो कौन है, सिग्मा बॉन्डिंग है। डोनर की एनर्जी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए और एक्सेप्टर की एनर्जी हमेशा कम होनी चाहिए, तभी आपका इंटरेक्शन बढ़िया होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये इंटरेक्शन कब अच्छा होगा, ये इंटरेक्शन किस बात पे डिपेंड कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा अलग तरीके कॉन्सेप्ट है। देखिए सिग्मा टू सिग्मा इंटरेक्शन दो चीज पे डिपेंड करे, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग के एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक सिग्मा स्टार के एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, बात समझ। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहां से यहां जा रहे हैं, हमारा CH बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डिंग कॉमन है सब में, सिग्मा बॉन्डिंग सभी में ऑलमोस्ट कॉमन ही है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑलमोस्ट सभी में कॉमन। अंतर क्या है, यहां सिग्मा स्टार किसका होगा, CN बॉन्ड का, यहां सिग्मा स्टार किसका होगा, CO बॉन्ड का, और यहां सिग्मा स्टार किसका होगा, CF बॉन्ड का। ताबियत सी बात है, इधर से इधर जा रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो सिग्मा स्टार की एनर्जी क्या होगी, घटेगी, और सिग्मा स्टार की एनर्जी जितनी घटेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी इंटरेक्शन उतना ही बढ़ेगा। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ क्या, सिग्मा स्टार ऑफ कौन सा बॉन्ड,
CX बॉन्ड, CX मतलब CN CO और NF बॉन्ड। क्लियर? तो जब भी आप पीरियड में चलेंगे, जब भी आप पीरियड में चलेंगे, किसमें हमने चला है? पीरियड में। तो पीरियड में क्या हम ध्यान देंगे बताओ? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का हमें ध्यान रखना है। किसमें? पीरियड में। लेकिन वही अगर हम ग्रुप में चल दें, वही अगर हम ग्रुप में चल दें तो हम साइज का ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साइज का। और यह सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन सिग्मा स्टार के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिग्मा स्टार का साइज जितना बड़ा होगा इंटरेक्शन उतना ही बढ़िया होगा। जैसे सपोज करिए कि हमने यहां CH2, ये CH का सिग्मा बॉन्डिंग, और यहां हमने फ्लोरीन ले लिया। एक हमने CH का सिग्मा बॉन्डिंग और यहां हमने क्या ले लिया? क्लोरीन ले लिया। एक हमने यहां लिया CH का सिग्मा बॉन्डिंग और यहां हमने क्या ले लिया? ब्रोमीन ले लिया। एक हमने लिया CH का सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है, और यहां हमने ले लिया क्या? आयोडीन हमने ले लिया। अब अगर ध्यान से देखें आप, अगर आप ध्यान से देखें यहां ध्यान से, तो यहां जो सिग्मा स्टार है वो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि 2p का है। यहाँ जो सिग्मा स्टार है थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि किसका है? 3p का। यहाँ जो सिग्मा स्टार है थोड़ा सा और बड़ा होगा क्योंकि किसका है? 4p का। और यहाँ जो सिग्मा स्टार है वो थोड़ा और बड़ा होगा क्योंकि किसका है? 5p का। अब यहाँ जो इंटरेक्शन होगा वो अच्छा होगा क्योंकि इसका ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, तो ये बड़े आसानी से बेंड करके इंटरेक्शन कर लेगा। देखिए, जो एक्सेप्टर टेंडेंसी होती है, कौन सी टेंडेंसी? एक्सेप्टर टेंडेंसी। एक्सेप्टर टेंडेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ ऑर्बिटल के। ऑर्बिटल का साइज जितना बड़ा होगा, जैसे पेट आपका जितना ज्यादा बड़ा होगा, एक्सेप्ट यानी ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। पेट आपका जितना बड़ा होगा ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। वैसे ही यहाँ पे जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इंटरेक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा हो गया, यानी सबसे अच्छा एक्सेप्टर कौन हो गया? CI बॉन्ड का सिग्मा स्टार सबसे अच्छा एक्सेप्टर है। ठीक है, हमने यहाँ आगे दिया भी होगा, ये बनाया है हमने देखिए वही सेम वही बनाया है। क्या कर रहे हैं हम? इस इंटरेक्शन को बढ़ा रहे हैं। किस इंटरेक्शन को भाई? किस इंटरेक्शन को हम बढ़ा रहे हैं? किस इंटरेक्शन को हम बढ़ा रहे हैं? सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन बढ़ रहा है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार की साइज बड़ी होने के कारण इसमें इंटरेक्शन अच्छा होगा और इधर इंटरेक्शन थोड़ा कम होगा। तो जैसे जैसे आप इधर आएंगे इंटरेक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर? क्लियर है भाई? ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए यही हम कंपेयर कर रहे हैं। यही जब हम पी पाई डी पाई देख रहे थे या पी पाई देख रहे थे, तो वहां साइज बढ़ने पे हम इंटरेक्शन को कम कर दे रहे थे। इसलिए वहां, क्योंकि वहां ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना, वहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो तो ओवरलैपिंग होती है। यहां ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है, ये एक प्लेन में नहीं है, दोनों इनका प्लेन एक नहीं है, इसलिए इसका साइज जितना बड़ा होगा तो प्लेन गड़बड़ भी रहेगा तब भी जाकर उसको ओवरलैप कर लेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो यहां सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ सिग्मा स्टार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन वही अगर हम पी पाई लें या पी पाई डी पाई लें तो यहां साइज डिफरेंस पे गड़बड़ा जाएगा। जैसे एक पी है और ये डी है, तो अगर ये 3D है और ये 2p है तब तो अच्छा इंटरेक्शन होगा। लेकिन अगर ये 2p है और ये कितना डी हो गया? 4D हो गया, तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ इंटरेक्शन कम होता है लेकिन यहाँ पे क्या है? इंटरेक्शन ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में ऑर्बिटल का साइज बढ़ने से, वैकेंट ऑर्बिटल का साइज बढ़ने से इंटरेक्शन अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा कि जब हम लोग पीरियड में चलते हैं
तो जो भी इंटरेक्शन होता है वो एनर्जी गवर्न करता है, ठीक। लेकिन जब हम ग्रुप में आते हैं तब हमारा कौन गवर्न करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल गवर्न करता है, ठीक। ये हमने कल का मतलब पिछले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था। अब देखिए जैसे अगर हम बात करें कि आप लोग पढ़े होंगे इथेन मॉलिक्यूल दो कन्फर्मेशन शो करता है, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन और कौन सा, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। और आप लोग बार बार कहते हैं स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है किसकी अपेक्षा, इक्लिप्स के, क्योंकि इक्लिप्स में क्या लगता है, टॉरिशनल स्ट्रेन लगता है, इसलिए हम लोग कहते हैं स्टेगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल। लेकिन आप यकीन मानिए स्टेगर्ड की स्टेबिलिटी इस वजह से भी होती है क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन होता है, सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन होता है। कैसे, ये CH बॉन्ड का बॉन्डिंग हम ले लेते हैं, दूसरे CH बॉन्ड का हम स्टार ले लेते हैं। ऐसे ही इस CH बॉन्ड का बॉन्डिंग और इस CH का स्टार, वैसे ही इस CH बॉन्ड का बॉन्ड स्टार और इस CH बॉन्ड का बॉन्डिंग, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो वही हमने दिखाया है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाज फाउंड टू कंट्रीब्यूट नियरली 5 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ स्टेबलाइजेशन टू स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। 5 किलो कैलोरी पर मोल स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में ये स्टेबलाइज कर देता है, कौन, सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेगर्ड कन्फर्मेशन क्यों स्टेबल है, तो आप बता दिए ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट मींस सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन। एक CH बॉन्ड का बॉन्डिंग दूसरे CH बॉन्ड के सिग्मा स्टार से इंटरेक्ट करके स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अब भाई एक चीज हम छूट गया है, वो हम बता दें आपको, एक हाइपर कॉन्जुगेशन छूट गया है, वो हम बता दें। सिग्मा बॉन्डिंग CH टू वैकेंट d ऑर्बिटल इंटरेक्शन, सिग्मा बॉन्डिंग CH टू वैकेंट d ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ये आपका 5वां, ठीक। ये हमने पहले ही स्लाइड में दिखाया था। ये किस तरह के मॉलिक्यूल में, इन दिस टाइप ऑफ interaction occurs due to interaction of sigma bonding CH molecular orbital with vacant d orbital of adjacent atom के वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग सिग्मा CH बॉन्डिंग टू वैकेंट d ऑर्बिटल इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे CH2H और यहां हमने SiH3 ले लिया, तो Si में क्या होता है भाई, Si में क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो होगा क्या कि ये सिग्मा बॉन्डिंग भरा है, वो इसके वैकेंट d ऑर्बिटल से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। यही है सिग्मा बॉन्डिंग टू वैकेंट d ऑर्बिटल इंटरेक्शन, वैकेंट d ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ठीक। ये आपका, तो जब भी किसी तीसरे आवर्त के ग्रुप, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, कोई भी तीसरे या चौथे या पांचवें आवर्त के ग्रुप के बगल में कार्बन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो ये भी एक तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन है। कौन कौन सा हमने बताया, जब CH बॉन्डिंग वैकेंट p ऑर्बिटल में करेगा पहला, फिर जब CH बॉन्डिंग पाई स्टार से करेगा एल्कीन कार्बोनिल कंपाउंड दूसरा,
जब CH बॉन्डिंग किससे करेगा, पाई स्टार से, सिग्मा स्टार से करेगा तो तीसरा, ठीक। फिर CH बॉन्डिंग किससे किया, वैकेंट डी ऑर्बिटल से किया, CH बॉन्डिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल से किया। और एक हमने बीच में और दिखाया था कि CH बॉन्डिंग ऐसे p ऑर्बिटल से कर रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो 4 वो और एक ये 5 ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या 5 तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ये बनते हैं, ठीक है। इतना है हाइपर कॉन्जुगेशन। जनरली आप लोग BSc तक MSc तक हम लोग 3 एग्जाम्पल में इसको समेट देते हैं। एल्कीन का एग्जाम्पल दे देते हैं, फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल दे देते हैं, कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल दे के छोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन, उसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। आगे जैसे आप केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये सब इंटरेक्शन आप तभी जान पाएंगे जब हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला आप लेक्चर जरूर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जरूर देखिए। मैं बार बार इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब तक आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके दिमाग में सेट नहीं होगा तब तक आप इंटरेक्शन आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या था, हाँ, हेट्रोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसी को हम लोग एनोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, या हेट्रोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, एन से किधर होता है, सिग्मा स्टार होता है। एन से नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार होता है। इसको आप लोग रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं। इसको हम लोग रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन या निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, रिवर्स या निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिग्मा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ले जाके डीलोकलाइज कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन किस में होगा भाई, जब नॉन बॉन्डिंग, कोई नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे इंटरेक्ट करे, लो एनर्जी वैकेंट सिग्मा स्टार से इंटरेक्ट करे CX बॉन्ड के। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन अकर्स इन दोज मॉलिक्यूल इन विच नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर टू CX बॉन्ड फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन। यहाँ भी इंटरेक्शन, अच्छे इंटरेक्शन के लिए उनका एंटी होना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे हमने दिखाया यहाँ पे, जैसे यहाँ दिखाया हमने, देखिए यहाँ पे है, यहाँ N है और यहाँ CX बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ये लोन पेयर और ये दोनों एंटी होने चाहिए। देखिए अब यहाँ पे ये N का लोन पेयर है और इस CX बॉन्ड का क्या, सिग्मा स्टार। यही इंटरेक्शन आपका N टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन कहलाता है, ठीक, जैसा हमने इसमें दिखाया। वैसे ही ये एनोमेरिक इफेक्ट बहुत आप आगे पढ़ेंगे इसमें, एनोमेरिक इफेक्ट। देखिए ये रिंग है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है जिसमें ऑक्सीजन है और यहाँ क्या है, फ्लोरीन है। और फ्लोरीन का ये क्या है, सिग्मा स्टार, और ये ऑक्सीजन का क्या है, लोन पेयर। तो यही लोन पेयर क्या कर रहा है, इसके सिग्मा स्टार में इंटरेक्ट कर रहा है। और जब ये ऐसे इंटरेक्ट करेगा, इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, F पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आपका हेट्रोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। हम लगभग आपको पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। BSc पार्ट 1 में ही है, सारा आपको मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए। हाँ, इसके डिटेल में आप जब MSc में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ आपको कितने तरह के हैं, एक आध दो एग्जाम्पल के साथ आपको हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है, नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार के बीच में इंटरेक्शन हुआ। सिग्मा स्टार इंटरेक्शन तभी होगा जब ये X इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सिग्मा स्टार की एनर्जी कम होगी तो नॉन बॉन्डिंग से इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी, हमने बताया आपको पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी, सॉरी सिग्मा एक्सेप्टर टेंडेंसी किस बात पे डिपेंड करती है। एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ेगी सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तब भी सिग्मा स्टार की एनर्जी कम होगी। सिग्मा स्टार की एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा क्या हमने बताया कि साइज पे पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी आल्सो इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन पीरियोडिक टेबल। जब ऊपर से नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें क्या होगा,
सिग्मा स्टार का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चाहे आप सिग्मा स्टार की एनर्जी को कम करिए और चाहे सिग्मा स्टार के साइज को बढ़ाइए, दोनों कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी यानी सिग्मा एक्सेप्टर टेंडेंसी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल हम और भी दे सकते हैं। अब आते हैं माइनस एच इफेक्ट। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्लस एच इफेक्ट था। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना CH3 CH2 प्लस, तो ये प्लस एच है, ये क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये प्लस एच हम लोग कहते हैं इसको, प्लस एच। ठीक है, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, माइनस एच के बारे में जानना चाहते हैं। माइनस एच इफेक्ट क्या होता है, माइनस एच इफेक्ट क्या होता है। तो माइनस एच इफेक्ट में जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखिए माइनस एच इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में आता है और कहां से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए p ऑर्बिटल से आता है, भरे हुए पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से आ सकता है, भरे हुए d ऑर्बिटल से आ सकता है, लेकिन जनरली जो आता है वो भरे हुए पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आता है। जैसे आप यहां देखिए, यहां पे ये जो CCl का सिग्मा स्टार है वो कहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये C डबल बॉन्ड C का जो पाई बॉन्डिंग है उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक, और ये आपका पाई एक्सेप्टर की तरह यानी सिग्मा एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, खींच रहा है ये। ठीक, और हमने आपको बताया भी कि अगर ये ले लें और दूसरा अगर हम ये ले लें CI3 लें तो कौन अच्छा एक्सेप्ट करेगा, CI3। क्यों, क्योंकि इसके सिग्मा स्टार का साइज क्या है, बड़ा है, और सिग्मा स्टार का साइज बड़ा होगा तो ये आसानी से लेगा। तो माइनस एच इफेक्ट का मतलब, माइनस एच इफेक्ट अकर्स व्हेन फील्ड पाई बॉन्डिंग और p ऑर्बिटल इंटरेक्ट विथ एडजेसेंट लो एनर्जी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। मतलब जब कोई भरा हुआ ऑर्बिटल किस में जाए, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जाए तो इसको हम लोग माइनस एच कहते हैं। और प्लस एच में क्या था, जब भरा हुआ सिग्मा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन किसी खाली ऑर्बिटल में जाए तो प्लस एच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम प्लस एच तब ले रहे थे जब सिग्मा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, वैकेंट ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा था। तो ये क्या कह रहा था, प्लस एच इफेक्ट कहला रहा था। अब क्या हम ले रहे हैं कि अब हमको इलेक्ट्रॉन आप किस में दीजिए, सिग्मा स्टार में दीजिए और किसी भरे हुए ऑर्बिटल से दीजिए, फील्ड ऑर्बिटल से आप इसमें इलेक्ट्रॉन दीजिए तो ये क्या कहलाएगा, माइनस एच। जब एक्टिव सिग्मा बॉन्डिंग तो प्लस एच, और जब एक्टिव सिग्मा स्टार तो माइनस एच। और माइनस एच इफेक्ट साइज पे डिपेंड करता है, सिग्मा स्टार की एनर्जी जितनी कम उतना बढ़िया से लेगा, और सिग्मा स्टार की साइज जितनी ज्यादा वो भी उतना ही बढ़िया से लेगा ये। ठीक है, क्लियर। तो बात समझ में आई कि किस तरह से माइनस एच इफेक्ट बढ़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस एच इफेक्ट को हमने बढ़ाया है, माइनस एच इफेक्ट को यहां हमने बढ़ाया है। देखिए कैसे बढ़ा है, CF3 CCl3 CBr3 CI3 सबसे ज्यादा माइनस एच कौन शो कर रहा है, ये क्यों ये शो कर रहा है, क्योंकि इसके सिग्मा स्टार की साइज क्या है, बड़ा है, सिग्मा स्टार का साइज बहुत बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। और जबकि इन्हीं का जब माइनस आई ऑर्डर देखते हैं तो माइनस आई ऑर्डर सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो माइनस आई ऑर्डर किसका हो जाएगा, CF3 का ज्यादा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, CI3 का। लेकिन माइनस एच ऑर्डर जो होगा वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, किसकी वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे ख्याल से हाँ इतना आपका, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करते हैं आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे हम कुछ 10-10 प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। 10-10 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स इन सारे इफेक्ट्स पे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे, मीजोमेरिक इफेक्ट पे, रेजोनेंस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे हम कम से कम 10-10 प्रॉब्लम, 50 प्रॉब्लम या 60 प्रॉब्लम या 70 प्रॉब्लम हम आपको नेक्स्ट
लेक्चर में हम सॉल्व कराएंगे, ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, ये सारा आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, और अगर ये नहीं समझ में आया तो बार बार आपको केमिस्ट्री रटनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी बार हो सके आप इस वीडियोस को देखिए, एक बार में ना समझ में आए तो एक बार और देखिए। ठीक है, इस पे कमेंट करिए, जो भी कमेंट करेंगे उसका वैल्यूएबल जो जवाब होगा उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष सिंह, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैदाबाद, प्रयागराज के असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक यू।